स्वागत दोस्तों का सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों दतिया के उपचुनाव के नतीजे आज सुबह से आने शुरू हो चुके हैं दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चढ़ती नजर आ रही है और बीजेपी के अंदर अंदर खाने चले आपसी फूट को लेकर मामला खुलकर सामने आ गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया जोरदार तरीके का विरोध। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में मायावती ने आकाश आनंद और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कर दी बड़ी कार्रवाई। दोस्तों इसके बाद बसपा में चल रहे अंदरूनी फूट को लेकर पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खरीद और सारी बड़ी डिटेल आपसे पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश परिवर्तन चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के दतिया से लेकर बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज सुबह से लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में दतिया विधानसभा सीट जहां पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने अपने दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया दोस्तों, जिसके बाद जोरदार तरीके का बवाल हुआ और कई सारे कार्यकर्ताओं ने भाजपा के दफ्तर पर कब्जा कर लिया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और शाह के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला गया था दोस्तों। ऐसे में दतिया विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव के मतगणना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। आज लगातार सुबह से ही मतगणना जारी है दोस्तों। ऐसे में मतगणना केंद्र में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लैपटॉप मिलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी ने दो लोगों को संदिग्ध परिस्थिति में लैपटॉप के साथ में देखने का दावा किया और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की दोस्तों। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ईवीएम से किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी ने लैपटॉप के साथ में दो लोगों को लेकर संदेह जताया दोस्तों, जिसमें एक का नाम धर्मेंद्र धाकड़ था और यह व्यक्ति दिल्ली के अंदर एक आईटी कंपनी से जुड़ा हुआ था दोस्तों। और दूसरे युवक का बैग खंगाला गया तो उसमें से भी लैपटॉप मिला, जिसकी जानकारी तुरंत कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी और उसके समर्थकों को दी गई। स्ट्रॉन्ग रूम के परिसर में पहुंचे जिला प्रशासन के सामने कड़ी आपत्ति जताई गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से किसी भी तरीके का समझौता नहीं होना चाहिए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। प्रशासन ने लैपटॉप हटवाए और ईवीएम से छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं की है। कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप को लेकर फिर से जांच की मांग की है दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक ऐसी अपडेट आई है जिससे पता चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के बीच में आपस में यानी अंदरूनी फूट देखने को मिल रही है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये की बहुजन समाज पार्टी के भीतर एक बार फिर से जबरदस्त राजनीतिक घमासान और ग्रह कलह सतह पर आ चुका है दोस्तों। पार्टी के प्रमुख मायावती ने कड़ा कदम उठाते हुए आकाश आनंद के ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को तत्काल प्रभाव से बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया है दोस्तों। इसके साथ ही पंजाब और अन्य राज्यों के प्रभावी कोऑर्डिनेटर्स रणधीर सिंह बेनीवाल पर भी अनुशासनहीनता का डंडा चला है, उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई ने बसपा के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष और गुटबाजी को एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सिलसिलेवार तरीके से निष्कासन की पूरी पटकथा और कारण देश के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पहले भी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में गड़बड़ी और दिशा निर्देश के उल्लंघन के आरोप में पार्टी से निकाला गया है। हालांकि बाद में दोबारा गलती न करने की शर्त पर केवल दूसरे राज्य में जनाधार बढ़ाने की जिम्मेदारी के साथ इनको वापस लाया गया था। कर्नाटका, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के अंदर भी उनकी कार्यशैली और अनुशासनहीनता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। बार बार दी गई चेतावनी के बावजूद जब उनके रवैये में कोई सुधार नहीं आया तब जाकर ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले मायावती जी ने कहा था कि आकाश आनंद पार्टी की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, यानी पार्टी की तरफ से वो टिकटों का बंटवारा नहीं कर रहे। टिकट का बंटवारा बहुजन समाज पार्टी नेत्री बसपा सुप्रीमो मायावती के कहने पर चल रहा है। तो एक तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर करने का फैसला लिया गया दोस्तों। और आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर निर्माण से जुड़े मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कथित चढ़ावा चोरी और भूमि सौदे में अनियमितताओं और ट्रस्ट के गठन को लेकर कई सवाल उठाते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग की दोस्तों। प्रमोद तिवारी का दावा है कि राम मंदिर में केवल चंदा चढ़ावा या चोरी नहीं हुई है, बल्कि राम मंदिर की प्रक्रिया के दौरान भी कई अनियमितताएं सामने आई है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन और उससे जुड़े हुए घटनाक्रम का भी जिक्र करते हुए बताया कि देश के अंदर राम मंदिर का जो आंदोलन चला और राम मंदिर निर्माण, उसके बाद अब जब मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आ रहा है, ऐसे एक दो अनियमितताएं नहीं है, ऐसे सैकड़ों अनियमितताएं सामने आई है। चाहे जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण करने का मामला हो या फिर औने पौने दाम में आम जनता से जमीन खरीदने का मामला हो या फिर राम मंदिर आंदोलन के लिए करोड़ों रुपए जुटाकर उन पैसों का गबन करने का मामला हो, ये सारे ऐसे मामले हैं जो राम मंदिर के इर्द गिर्द रहे हैं और एसआईटी से जांच की मांग की गई है। प्रमोद तिवारी ने इस मांग को जोर शोर से उठाया है, यानी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इस मांग को काफी तेजी
तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। दोस्तों इस बात को लेकर खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता और सांसद साक्षी महाराज का एक बार फिर से विवादित बयान आया है। दोस्तों साक्षी महाराज राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को लेकर पप्पू यादव के नाटक पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पप्पू यादव और उन्हें उकसाने वालों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी तो बना नहीं सकते और ये यूनिवर्सिटी को बनाने की जगह केवल तोड़ने में विश्वास रखते हैं। बीजेपी सरकार में राम धन में चोरी हुई है। 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए हैं। ये सरकारी नौकरी भी नहीं देना चाहते। ये सरकार पीढ़ी समाज को अशिक्षित रखना चाहती है और शिक्षा नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, इसीलिए इनको हटाने का टाइम आ चुका है। वहीं पर अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी भी स्टूडेंट के समर्थन में पूरी तरीके से खड़े हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने लोकसभा के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनजी से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव होते हुए एक पोस्ट किया। दोस्तों राहुल गांधी ने लिखा कि अभी मैं भी एक स्टूडेंट हूं और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। आज का सबक यह है कि आज फ्रेंडशिप डे है और यहाँ एक दिल है, यानी जनजी बच्चे जो फिंगर से, हाथ से, उंगली से दिल बनाते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने उसी तरीके से दिल बनाकर कहा कि सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बधाई, ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को। तो ऐसे में युवाओं से और जनजियों से जुड़ने के लिए राहुल गांधी की तरफ से ये अपील की गई है, तस्वीर साझा की गई है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर राम मंदिर पूजन में मोदी की सीता कहां थी। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने एक सवाल खड़ा किया। दोस्तों इसे लेकर बीजेपी के लोग बोलने लगे कि ये तो विवादित बयान दिया गया है। अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी ने अपने बयान को लेकर नया विवाद खड़ा किया है। दोस्तों उन्होंने दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी पर हमला करते हुए अयोध्या में राम मंदिर पूजन को लेकर एक बेहद तीखी टिप्पणी की। दोस्तों उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि रामायण का एक पौराणिक प्रसंग सुनाया है। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम ने अश्वमेघ का यज्ञ किया था तब माता सीता उनके साथ नहीं थी, लेकिन धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए भगवान राम ने माता सीता की एक प्रतिमा अपने बगल में रखवाई थी। इसी बात का जिक्र करते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा कि मैं तो टीवी पर ढूंढते ही रह गया, जब मोदी जी मंदिर में पूजा करवा रहे थे तो हमें वहां पर सीता मैया कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि उस समय राम की सीता कौन थी, आज मोदी की सीता कौन है, इसका फैसला तो खुद नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया कि जो यज्ञ करवाया जाता है तो यज्ञ में धर्मपत्नी का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस समय में किए गए यज्ञ को लेकर पहले भी सवाल खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने इस बात का जिक्र करते हुए मामले को और ज्यादा आगे बढ़ाया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में दान और चढ़ावे के चोरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। दोस्तों इस मामले में जांच अब सिर्फ गिरफ्तार हुए आरोपियों तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इसकी आंच मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंच रही है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक जांच टीम अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दोबारा पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पुलिस और जांच एजेंसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद दान पेटियों से पैसे का हेरफेर कैसे मुमकिन हुआ, और एसआईटी ने इस मामले में सिर्फ 8 मुख्य आरोपी पर ही शिकंजा नहीं कसा बल्कि 200 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया है। इन सभी लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाकर टीम पूछताछ कर रही है, यानी व्यापक पूछताछ का दावा चल रहा है और मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पारदर्शी बनाने के लिए विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। एसआईटी में वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। टीम बैंक खातों के डिटेल्स, संपत्ति के दस्तावेज और मंदिर से जुड़े वित्तीय कागजात की बारीकी से जांच कर रही है। ऐसे में दोस्तों ये जो दावे चल रहे हैं क्या ये मीडिया में केवल छापने के लिए है या फिर इसमें कुछ वास्तविकता है? अगर वास्तविकता है तो जांच पड़ताल में पता चलना चाहिए कि किन किन लोगों ने पैसा गबन किया है और कितने करोड़ का नुकसान देश की जनता को पहुंचाया है, जिन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ पैसा दिया था आम जनता के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए। तो आप लोग किस पर जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर बिहार के महागठबंधन में एक बार फिर से आपसी विवाद शुरू हो चुका है। दोस्तों बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच में खुलकर सामने दरारें आई है। अपडेट यह है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार रैली नहीं किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया है, कड़ा बयान दिया है दोस्तों, और कड़े शब्दों में उन्होंने तेजस्वी यादव की भूमिका और उनकी नीयत को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि बिहार में महागठबंधन को ठीक से चलाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो राष्ट्रीय जनता दल के कंधों
पर है, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने बाकी साथी पार्टियों के साथ में कोई बातचीत नहीं की और उनसे बातचीत करना जरूरी भी नहीं समझा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में सहयोगियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। कांग्रेस पार्टी बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहती है कि तेजस्वी यादव गठबंधन को बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपना खुद का राजनीतिक समीकरण बचाने में नाकाम रहे हैं। आसित नाथ तिवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय में ऐसे आरोप लगाए गए थे कि तेजस्वी यादव की बीजेपी के साथ कोई गुप्त डील हो चुकी है। अब तो यही सवाल खुद आरजेडी के अंदर भी उठने लगे हैं। दोस्तों, आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसके इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर उपचुनाव में सवाल तो खड़े होते हैं। ऐसे में अगर आज प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं दोस्तों, तो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर बीजेपी का उम्मीदवार यहां पर वापस से चुनाव जीत गया तो स्थिति कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए और ज्यादा सोचने वाली हो सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है जब विपक्ष की सारी पार्टियों को एकजुट करना चाहिए, वरना तेजस्वी यादव क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का, यहाँ पर तो सवाल उन पर भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे में आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर 3 अगस्त से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का मानसून सत्र है। दोस्तों, विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक और आज 11:30 बजे के आसपास कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक का पूरा प्लान तैयार किया गया है और बैठक में शामिल होंगे विधानसभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का सेकेंड लास्ट सीजन है, तो अब सारा का सारा जो बहस वगैरह होगा वो चुनाव के मद्देनजर होगा, तो और ज्यादा घमासान यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक को लेकर भी सवाल खड़े किए जाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान किया गया, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब बीजेपी वालों को विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर घेरना है, उसी मुद्दे को आज विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा, तो जबरदस्त तरीके का संग्राम देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बाबा रामदेव ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में गाली गलोच का दावा करते हुए कहा कि गाली गलोच और हिंसा करने वाले युवाओं पर बाबा रामदेव कहते हैं कि आजादी के नारे लगाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी उनका दावा है कि जो लोग कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हुए थे, वे लोग गाली गलोच और हिंसा जैसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और आजादी के नारे लगा रहे थे। यानी बाबा रामदेव को कांग्रेस जनता पार्टी के यानी युवाओं के आंदोलन से भी दिक्कत है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आम जनता को सस्ता पेट्रोल, डीजल, काला धन ये सब बोलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन करके 2014 में मोदी की सरकार बनाने वाले बाबा रामदेव अब कम से कम युवाओं को ज्ञान तो नहीं दे, क्योंकि बाबा रामदेव खुद जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं दोस्तों, और तब भारी हिंसा देखने को मिली थी दोस्तों। लेकिन अब बाबा रामदेव छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं, यानी जब खुद आंदोलन कर रहे थे तब सब कुछ सही चल रहा था, अब जब छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो बाबा रामदेव का दावा है कि आजादी के नारे से देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी आप लोग इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ये दोहरे मापदंड के बारे में। साथ साथ परिसीमन बिल का समर्थन, तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले परिसीमन का कानून लेकर आने वाले हैं और कोई भी पार्टी जो परिसीमन कानून के समर्थन में खड़ी दिखाई देगी वो तमिलनाडु के खिलाफ होगी। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए डीएमके पार्टी पर निशाना साधा है दोस्तों, और ये सुनिश्चित किया है कि डीएमके पार्टी वाले अगर बीजेपी के द्वारा लाए जाने वाले परिसीमन कानून को लेकर इधर उधर करने की कोशिश कर रही है तो मैसेज तमिलनाडु की धरती से क्लियर है कि अगर इधर उधर भटकोगे, बीजेपी को कहीं भी दूर दूर तक परिसीमन के मामले को लेकर समर्थन करने की कोशिश की गई तो ये तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ किया गया एक अपमान होगा। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद डीएमके को समझ में आ गया है कि अगर गलती सभी बीजेपी के समर्थन में दिखाई दे दी है तो उसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के एक एक सांसद का वोट परिसीमन कानून के खिलाफ पड़ेगा और ये बात एकदम सुनिश्चित करते हुए राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सारी बातें कही है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट और जालिम और पाप करने वाली पार्टी करार देते हुए रविवार को कहा कि बीजेपी जब सत्ता से हटेगी तभी सारे संकट दूर होंगे। अखिलेश यादव ने पार्टी राज्य मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत में सत्ताधारी बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी के बी का मतलब है भ्रष्ट और जे का मतलब है जुल्म करने वाली और पी का मतलब है पाप करने वाली। उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्ट, जालिम और पाप करने वाले लोग बीजेपी में है। सपा के नेता ने कहा कि बीजेपी के शासन काल में बनाए गए तमाम एक्सप्रेसवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, चाहे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हो या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो। उन्होंने कहा कि अगर उपग्रह नक्शा दिखाया जाए, निकाला जाए तो पता चलेगा कि जितने भी महत्वपूर्ण तालाब थे उन सब पर भाजपा के भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बस एक ही संकट है, वो है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जब हटेगी तो सब संकट दूर हो जाएंगे। सपा के प्रमुख ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल में युवाओं के हुए प्रदर्शन और उस पर किए गए बल के दुरुपयोग का मामला उठाया दोस्तों।
दोस्तों बीजेपी पर सवाल उन्होंने खड़े किए और अखिलेश कहते हैं कि जिन नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसी उन्हें नहीं पता कि लाठी चार्ज किसने करवाया, लाठी चलाने वाले को पता है कि किसके ऑर्डर पर लाठी चली है, मगर ये देखिए कि बीजेपी सरकार को पता नहीं है कि लाठी किसके ऑर्डर पर चली है। बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अब अधिकारियों को आगे कर दिया है। अधिकारियों के नाम पर बिल फाड़ा जा रहा है कि उनके कहने पर ये लाठी डंडे बरसाए गए हैं। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत इसलिए खराब थी दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दतिया के उपचुनाव के अंदर जोरदार झटका तब लगा जब कार्यकर्ताओं ने खुद की पार्टी पर कब्जा कर लिया और बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। दोस्तों नरोत्तम मिश्रा ने भी बवाल को आगे बढ़ाया। ऐसे में छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी अपडेट आती है, यानी मध्य प्रदेश से सटे हुए छत्तीसगढ़ के अंदर राजनांदगांव जिले के अंदर डोंगरगढ़ शहर में बीजेपी मंडल में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों, और बगावत बढ़ती जा रही है। 111 बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे के बाद अब यहाँ पर 25 और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह से कुल मिलाकर 136 इस्तीफे हो चुके हैं। इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बीजेपी नेता कार्यकर्ता की स्थानीय अंदरूनी कलह एक बार फिर से सुर्खियों में आई है दोस्तों। परिवारवाद को लेकर दिया जा रहा है बढ़ावा, ये भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या फिर कई और क्षेत्र हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कलेश की अपडेट आ रही है, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी में अब कहीं ना कहीं वो दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, जब लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है इतने बड़े संगठन को झेलना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बीजेपी अपने आप को संगठन बताती है दोस्तों, लेकिन इनसे अब धीरे धीरे करके अपनी पार्टी नहीं संभल रही है और लोग कहीं ना कहीं छूट कर भाग रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में 10-12 साल के बाद सबसे ज्यादा परिवारवाद चल रहा है दोस्तों, यानी अमित शाह का बेटा हो, राजनाथ सिंह का बेटा हो, गडकरी का बेटा हो या फिर किसी भी बीजेपी के टॉप नेता का बेटा हो, वो किसी न किसी पार्टी के पोस्ट पर पहुंचा हुआ है। और जब वो पार्टी के किसी बड़े पोस्ट पर पहुंचता है तो जो असली कार्यकर्ता है उनके लिए कोई मौके नहीं बचते। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का पूरी तरीके से शिकार हो चुकी है और यही बड़ा कारण है कि आम कार्यकर्ताओं में बीजेपी को लेकर एक जोरदार गुस्सा है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर तीखा हमला बोला दोस्तों। सांसद पप्पू यादव के द्वारा संसद में भगवा पहनने का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवा रंग पर बीजेपी का कोई पेटेंट नहीं है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि चंदा और चढ़ावा चोरी करके बीजेपी खुद सनातन का अपमान कर रही है और सदन में अमित शाह की गैर मौजूदगी पर तंज कसते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इनका काम केवल वोट और विधायकों की चोरी करना है और पकड़े जाने पर चुप्पी साध लेना है। देश की शिक्षा व्यवस्था को आईसीयू में बताते हुए उन्होंने कहा कि बेगूसराय से उठी छात्रों की गूंज अब एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करेगी। साथ ही उन्होंने नितिन नवीन को पहचानने से इनकार करते हुए भाजपा पर चुटकी ली है और पूछा है कि कौन है नितिन नवीन। कहने का मतलब बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया है दोस्तों, जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि ये कौन से नेता आ गए हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बीजेपी को लगा कि सब नितिन नवीन का सम्मान करेंगे दोस्तों, लेकिन नितिन नवीन का सम्मान ना तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और ना ही बाहर के कोई लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, बल्कि नितिन नवीन को लेकर तो मोदी और शाह को, कार्यकर्ताओं को और खासकर जो पार्टी के पदाधिकारी है या फिर सरकारी पोस्ट पर है, चाहे मंत्री हो या फिर सांसद विधायक वगैरह हो, उन सबसे बोला जा रहा है कि आप लोग सम्मान करिए। नितिन नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन सबको पता है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि मोदी और शाह के द्वारा चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो केवल मोदी और शाह के इशारे पर काम करते हैं। और जो व्यक्ति इशारे पर चुना जाता है उसका सम्मान जबरदस्ती कराया जा सकता है, उसका सम्मान नॉर्मल तरीके से तो नहीं होता। और इसीलिए मोदी और शाह बार बार कहते हैं कि नितिन नवीन का सम्मान करो। और कन्हैया कुमार भी कहीं ना कहीं इसी मामले को उठाते हुए तंज कसते हुए दिखाई दिए दोस्तों। साथ पठानकोट में बीजेपी के विधायक और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के घर के पास रविवार को धमाके जैसी आवाज सुनाई दी दोस्तों, और इलाके में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। घटना के बाद आसपास के लोग घरों से निकल आए और सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 1 की प्रभारी अमनदीप कौर और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर और पुलिस उपाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी जांच के लिए पहुंचे दोस्तों। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने पूरे क्षेत्र में घेराबंदी करके घटनास्थल पर निरीक्षण किया। इसके बाद सामने आया कि किसी विस्फोट की घटना नहीं हुई है, बल्कि एक स्थानीय युवक के द्वारा छोड़े गए तेज पटाखे की आवाज के कारण इस तरीके की स्थिति बनी है। यानी पंजाब को लेकर बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि बीजेपी के नेता के घर के पास जो धमाके की आवाज आई थी वो पटाखों की आवाज आई थी, वो कोई बम नहीं फोड़ा गया था, जिस तरीके का मीडिया में रिपोर्ट भी दावा किया जाने लगा दोस्तों। रिपोर्ट देकर दावा किया जाने लगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर नरेंद्र नाथ मिश्र जो पत्रकार है दोस्तों, उन्होंने कहा कि रांची में स्टूडेंट डटे हुए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने के लिए आरोप है कि झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा में पेपर लीक हो गया है। 25 जुलाई से ही प्रदर्शन जारी है। झारखंड में यह संघर्ष की तस्वीर उम्मीद देने वाली है। युवाओं पर भरोसा बढ़ने वाला है। बेहतर शिक्षा और बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए उठने वाली हर आवाज का साथ मिलना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की चाहे किसी के राज्य में यानी कोई सी पार्टी की सरकार चल रही हो, केवल अगर छात्रों की मांग जोर शोर से उठाई जाती है, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की
मांग उठाई जाती है तो उसका डंके की चोट पर समर्थन करना चाहिए, बिना किसी इफ बिना किसी बट के। ऐसे में झारखंड के अंदर बेशक कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, फिर भी ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्रों के साथ न्याय हो और किसी भी तरीके का अन्याय छात्रों को नहीं महसूस होना चाहिए और जो भी जांच छात्र चाहते हैं उसे पूरा कराया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि छात्रों को हमेशा से किसी भी पार्टी की सरकार या कोई भी व्यवस्था हो सर्वोपरि रखने जाना चाहिए और ये जरूरी है, क्योंकि छात्रों के बीच में अगर देश के अंदर निराशा फैलती है तो ये देश के लिए काफी खतरनाक स्थिति बनेगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अयोध्या में सपा के नेता पवन पांडे का बीजेपी पर हमला, बोले चंदा चढ़ावा चोरी होती है कोई नहीं बोलता और बीजेपी के लोगों के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, संघ विप के लोग भी चोरी पर नहीं बोलते। सांसद अवधेश प्रसाद के समर्थन में उतरे पवन पांडे, पुतला दहन को बताया दलित समाज का अपमान और जनता इसका हिसाब जरूर देगी। पवन पांडे की तरफ से की गई इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्योंकि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी के लोग अवधेश प्रसाद का विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे, लेकिन बीजेपी वालों को अवधेश प्रसाद सांसद से दिक्कत है जो अयोध्या के सांसद दोस्तों दलित समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को भी इसे उजागर किया जा सकता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त अचानक हंगामे बदल गई दोस्तों, जब भीड़ में मौजूद एक युवक ने उनसे तीखा सवाल पूछा और देखते ही देखते धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई और सांसद के समर्थकों ने युवक को घेर लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान अज्ञात शख्स ने उन पर चप्पल फेंकने की कोशिश की, तो पप्पू यादव ने कहा कि उनके ऊपर चप्पल से और चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। काफी गंभीर एक साजिश के तहत उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। पप्पू यादव ने बीजेपी की पोल संसद भवन के अंदर खोली थी दोस्तों। संसद भवन के बाहर जब वो प्रदर्शन करते हुए पंडित बनकर आए थे और एक तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी के घोटाले को सबके सामने उजागर कर रहे थे, तब की ये बड़ी अपडेट है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जुड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।